नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बच के रहना के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट जगदीप सिंह बावा। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी। MBBS MS सर्जरी हैं। लेप्रोस्कोपी में उनका एक्सपीरियंस पिछले 28 बरस का है। 40s में कार्यरत हैं। डॉक्टर दिनेश, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं सर हमारे इस प्रोग्राम में बच के रहना में। जैसे आपको पता ही है कि ये हमारा जो प्रोग्राम है बच के रहना, ये उन लोगों के लिए है जो अपने हेल्थ की तरफ कॉशियस हैं, उनको गाइड करने के लिए कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जाए। बीमारियों से बचेंगे तो हम डॉक्टर से बचेंगे। बहुत नेक काम है ये आपका जो ये आप कर रहे हैं ये। आज हम मुख्यतः आपसे बात करेंगे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस एक बहुत वाइड है। लीवर के बारे में बात करेंगे, गॉल ब्लैडर के बारे में बात करेंगे, कुछ इंटेस्टाइन्स के बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपकी आज्ञा हो तो शुरू करें। हाँ जी जरूर जी। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, ये जो लिवर है ये हमारे शरीर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। बहुत इम्पोर्टेंट। इसकी जनरल हेल्थ के बारे में जी जो हमारे सुनने वालों को पता होना चाहिए, लिवर के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, वो प्लीज़ आप हमें बताएं। देखिए जगदीप जी, बहुत अच्छा और बहुत कॉमन सवाल पूछा है आपने इसके बारे में। जो लिवर है, आमतौर पर लोग डाइट के अंदर खाने पीने में ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसका उनको पता नहीं होता और लिवर के ऊपर नुकसान होता है उस चीज़ का। ये जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे नॉर्थ इंडिया में, खास करके पंजाब में, लोग ड्रिंक बहुत करते हैं। अब उसमें बहुत चीज़ें मैटर करती हैं कि क्वालिटी ऑफ ड्रिंक कौन सी है, देसी शराब है, क्या है। ये अल्टीमेटली लिवर के थ्रू बॉडी से बाहर निकलती है। अब अगर ज़्यादा मात्रा में शराब पी जाए तो वो लिवर को ख़राब कर देगी। अब प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि लोगों की रेजिस्टेंस जो है ना ज़्यादा मात्रा की, वो डिफ़ाइन नहीं कर सकते हम। तो लोग वो ले लेते हैं शराब ज़्यादा मात्रा के अंदर, ये उससे अल्टीमेटली लिवर डैमेज हो जाता है ये। और बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो हम मेडिकल स्टोर से लेकर खा लेते हैं। कुछ ड्रग्स या तो किडनी से एक्सक्रीट होती हैं और या लिवर से एक्सक्रीट होती हैं। आम जनता को नहीं पता होता कौन सी ड्रग्स किडनी से हो रही हैं। जो ड्रग्स लिवर से एक्सक्रीट हो रही हैं, साथ में आदमी अगर मान लो शराब भी ज़्यादा पी रहा है, साथ में बंदा नॉन वेज और फैटी चीज़ें भी ज़्यादा खा रहा है, तो उन सबसे लिवर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा ये। सो इस चीज़ों के लिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम लीवर का अपना ध्यान रखें। उसके लिए बहुत सारी 3-4 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ड्रिंक नहीं करना, ठीक है। उसके बाद या बहुत कम मात्रा के अंदर करना है ये। सेकेंडली नॉन वेज खाना, स्पेशली कि फ्राइड और ये ट्रांस फैटी एसिड्स। दूसरा जंक फूड है, ये सब जाके लिवर में डिपॉजिट्स होते हैं जिसके कारण फैटी लिवर होता है ये फैटी लिवर अल्टीमेटली लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस के अंदर ये होता है नैश, जो जिसमें लिवर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ये एंड स्टेज के ऊपर पहुंच जाता है। बाद में तो फिर परहेज़ बहुत करने पड़ते हैं ये। थर्डली आदमी को जैसे अब कई तरह के हेपेटाइटिस होते हैं, उनसे बचना चाहिए। हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये तो बहुत ही डेंजरस हैं जिनसे कि अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस होने का खतरा होता है। जैसे अब आपको मालूम होगा कि आम जनता को भी अब तो बहुत अवेयरनेस है कि हेपेटाइटिस A, B एंड C ये 3 तो बहुत ही कॉमन है, और हेपेटाइटिस E है और एक नॉन A नॉन B है, ये भी कॉमन है लेकिन इतने कॉमन नहीं है। और सबसे डेंजरस जो है इनके अंदर वो हेपेटाइटिस B और C हैं। हेपेटाइटिस B और C ये दोनों ही अगर जैसे कि ब्लड इन्फेक्शन है, कोई इंजेक्शंस हैं, सिरिंजेस हैं, उनसे फैलते हैं। अब लोग क्या करते हैं, हमारे एरिया के अंदर नशा बहुत प्रेवलेंट है, ड्रग यूज़ बहुत ज़्यादा है। नो डाउट कि बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन स्टिल लोग बहुत इंजेक्शन लेते हैं। उससे क्या होगा कि अगर मान लो हेपेटाइटिस B हो गया तो उसने लिवर की इन्फेक्शन कर देनी है, इन्फ्लामेशन कर देनी है, लिवर के सेल्स को ख़राब कर देना है उसने। वो हेपेटाइटिस C हो गया, उसने भी यही काम करना है। उससे बचाव के लिए यही है कि इंजेक्शन नहीं यूज़ करने, एक दूसरे के साथ कोई गंदा ब्लड लगाना, एक दूसरे के साथ सिरिंजेस शेयर करनी है, कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करना है, इन सब से ये फैलता है। उसके बारे में बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पुलिस इंस्पेक्टर थे लॉन्ग बैक, तो ही वॉज़ वेरी डेडिकेटेड टू हिज वर्क। और एक दिन उसको मैंने देखा कि किसी कैदी को, किसी पर्सन को मार रहा था वो हॉस्पिटल के अंदर, वो अपने हाथ से। और अनफॉर्चुनेटली वो जो पर्सन है जिसको मार रहा था वो HCV पॉजिटिव था। उसने अपनी फिस्ट उसके मुंह के ऊपर मारी। उससे क्या हुआ कि उससे इन्फेक्शन पुलिस इंस्पेक्टर को हो गई। और उसने क्यों मारी, उसने लड़कियों को छेड़ा, बहुत गलत काम किया, उसने वहीं उसको पीटना शुरू कर दिया, ये इमोशनली हो गया।
मैंने उसको समझाया कि यू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, आप जैसे ये कर रहे हैं वो बंदा पॉजिटिव है, आप भी पॉजिटिव हो गए हो, उसका इफेक्ट आपकी फैमिली के ऊपर, लाइक वाइफ के साथ इकट्ठे रहेंगे तो उनको ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं, बच्चों के साथ है उनको ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं। सो ये सब बातें हैं। फिर सेकेंडली जो लोग ओबीज़ हैं खास करके, उनको तो बिल्कुल ही परहेज़ करना चाहिए कि जो रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड शुगर, जंक फूड और फैट्स ये बिल्कुल नहीं खाने उनके लिए तो उनका असर फ्रेंकली लिवर के ऊपर होगा जाकर। सो ये सब कुछ बातें हैं मोटी मोटी जो कि लिवर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट लो, ठीक है, और फ्रूट्स लो, वेजिटेबल्स लो, उसके बाद आप सैलड्स लो, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स डेली, वो लीजिए आप ये, और बिना डॉक्टर के परामर्श के आप मेडिसिन मत लीजिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बड़ा अच्छी तरीके से बताया कि खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खाना पीने का डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपके लीवर के साथ है। ये फैटी लीवर को अवॉइड करें, जो जॉन्डिस को अवॉइड करें। तो ये बताएं कि क्या इसका डायरेक्ट कोई लिवर का रिलेशन किडनीज़ और हार्ट के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है सर? हाँ जी जगदीप जी, इसका तो रिलेशन तो है, दोनों के ऊपर है। रेदर ये सभी ऑर्गन्स इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। एक ऑर्गन डैमेज होगा, डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, उसके ऊपर बाकी ऑर्गन्स भी सारे इंटरकनेक्टेड हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा खराब होंगे ही होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम ये सब चीज़ें खाएंगे जिनसे फैटी लीवर होता है, तो उनका तो हार्ट के ऊपर तो इफेक्ट होगा ही ना, क्योंकि जो खून की नाड़ियाँ हैं उनमें उतना ही कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा डिपॉजिट होगा, उतने ही हार्ट अटैक के चांसेस, स्ट्रोक है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है। तो ये तो बहुत लीडिंग कॉज है आजकल इंडिया के अंदर। एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसके अंदर जो एक दूसरे से नहीं फैलती, वो डिजीज़ के अंदर इंडिया के अंदर हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ ये सबसे लीडिंग है, सबसे आगे आ रही है ये। और इसका एक मेजर रीज़न खान पीन, सेकेंडरी स्ट्रेस ऑन द माइंड आजकल की लाइफ के अंदर, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है। सिमिलरली अगर लीवर ख़राब हो गया और जॉन्डिस हो गया, तो अब जॉन्डिस का इफेक्ट डायरेक्ट किडनीज़ के ऊपर भी है। उसको बोलते हैं हम हेपेटोरीनल शटडाउन। ये एडवांस स्टेज के अंदर होता है लीवर का। लीवर ख़राब है तो किडनीज़ भी ख़राब होंगी। सो आपस में इंटरकनेक्टेड है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने लीवर के बारे में बड़ी डिटेल्ड और बड़ी इंफॉर्मेशन दी हमें। ये जो गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर क्या चीज़ है सर? सर गॉल ब्लैडर लीवर के नीचे होता है, और ये छोटा सा एक थैला है, जैसे एक बैलून होता है 6-7 सेंटीमीटर का। इसका पर्पज़ ये होता है कि जो लीवर एक बाइल एक्सक्रीट करता है, एक पदार्थ एक्सक्रीट करता है जो हमें खाने पीने में और डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, वो लीवर के नीचे होता है कि गॉल ब्लैडर। अब इस गॉल ब्लैडर का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। वो ये है कि इसने बाइल को स्टोर करना है अपने अंदर, और जब हम कुछ डाइट ऐसी खाएंगे जिसके लिए फैट को ऑब्जॉर्व करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो ये गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसी मात्रा के अंदर बाइल को इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर देगा। ये फंक्शन होता है गॉल ब्लैडर का। अब गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बहुत कॉमन है आजकल। 70 to 80% लोगों को पता नहीं होता हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दे शुड वरी अबाउट दीज थिंग्स, दे शुड नॉट एट ऑल वरी अबाउट दीज थिंग्स, जब तक कि उनको कोई सिम्टम नहीं डेवलप होते। उनको कैसे पता लगेगा? आई डोंट नो मुझे स्टोन्स हैं, आपको हैं, या किसी और को स्टोन्स हैं या नहीं हैं। कुछ सिम्टम्स होंगे फिर हमें पता लगता है। बहुत सारे लोग रूटीन में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जस्ट किसी और बीमारी की वजह से, तो गॉल स्टोन्स उनके निकलती हैं ये। अब जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनते हैं वो चीज़ एक अलग से टॉपिक है इसका। ये डॉक्टर साहब, ये लिवर के बारे में आपने जो बताया अभी, लेकिन मेरा लिवर ख़राब है या ख़राब हो रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसे क्या सिम्टम है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। ये देखिए, ऐसे है कि नॉर्मली जो लिवर ख़राब होने के लिए 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि कॉमन मैन को नोट करनी बहुत ज़रूरी हैं। वो बोलेगा मुझे पेट में भारापन रहता है, मुझे भूख नहीं लगती, या कईयों को जॉन्डिस हो जाता है कि रंग पीला पीला सा लग रहा है, मेरा यूरिन का कलर डार्क कलर का आ रहा है, यूरिन का कलर, ये भूख नहीं लग रही। सो ये कई बार फीवर होता है, जैसे हेपेटाइटिस है उसके अंदर फीवर होगा। सो आमतौर पे यही सिम्टम्स होंगे उसके। सो फीवर कई बार हो सकता है, बॉडी एक्स हैं, भूख नहीं लगना, और ऐसे पेट में भारापन सा रहना, जिसको बोलते हैं अफरेमा हो गया पेट के अंदर, या पीलिया वगैरह होना। इनमें से कुछ भी सिम्टम्स हैं तो जस्ट एक डॉक्टर के पास जाके सिंपल टेस्ट करवाइए। और सिंपल टेस्ट है लिवर फंक्शन टेस्ट या अल्ट्रासाउंड, उसमें सब कुछ पता लग जाता है, बेसिक टेस्ट। डॉक्टर साहब, जब ये आपने बताया कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोन हो जाते हैं, ये बड़ा आपने डिटेल में बताया, लेकिन आप ये बताएं, अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो ही गए तो फिर उसका उपचार क्या है? उसका रिस्क फैक्टर कितना है? ये थोड़ा इसके ऊपर आप हमें ज़रा बताएं। देखो सर, ऐसे है कि जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, पहली बात तो उसका पता कब लगता है आदमी को?
उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन सिम्टम उसका होगा कि पेन होगा राइट साइड पर। राइट साइड पर पेन होकर कई बार बैक को जाएगा या शोल्डर को जाएगा पेन। पेन के साथ वॉमिट आ सकती है, डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा पेन है। किसी किसी को जॉन्डिस भी हो सकता है, उसके साथ ये फीवर भी हो सकता है। वो सब निशानियाँ हैं कि पित्ते में सोजिश हो सकती है। ये अगर मान लो राइट साइड पर पेन है, स्पेशली अगर हम फैटी मील लेने के बाद पेन बढ़ती है, तो हम एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे जिसमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स का पता लग जाता है। यंग गर्ल्स के अंदर या यंग लेडीज़ में कई बार प्रेगनेंसी के दौरान पता लगता है। बहुत कॉमन होता है ये कि प्रेगनेंसी के अंदर गाल स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं। डेवलप नहीं होते गाल स्टोन्स, वो पहले से होते हैं गाल स्टोन्स, लेकिन उनके सिम्टम्स प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ जाते हैं। रीज़न उसका ये है कि बहुत सारी हार्मोन चेंजेस बॉडी के अंदर होती हैं और वो हार्मोन्स गॉल ब्लैडर के ऊपर भी अफेक्ट करते हैं, जिससे उसकी पेन बढ़ जाती है इसके अंदर ये। सो बहुत सारे लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान पता लगता है कि हमारे गाल स्टोन्स हैं। बहुत सारे लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं गॉल ब्लैडर के लिए, बहुत सारे लोग नहीं करवाते, जस्ट एक पेन किलर्स लेते हैं ये। अब जो गाल स्टोन्स में सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए इसके अंदर ये। अब अगर तो स्टोन्स गॉल ब्लैडर के अंदर ही रहेंगे तब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन गॉल ब्लैडर कनेक्टेड होता है छोटी छोटी पाइप्स के साथ, जिसको हम पित्तारस नाली बोलते हैं। वो नाली लिवर से लेकर इंटेस्टाइन तक जाती है, छोटी सी तकरीबन 7-8 सेंटीमीटर की होती है। उसी के अंदर एक गॉल ब्लैडर कनेक्टेड होता है। अब मान लो अगर छोटे छोटे स्टोन्स हैं, वो गॉल ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो स्टोन्स उस नाली के अंदर आ जाएंगे, तो फिर आदमी को बहुत पेन होती है, जॉन्डिस भी होता है। और उसके साथ ही एक हमारे शरीर में ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं अगन ग्रंथि या पेनक्रियास, और वो अगर पेनक्रियास में सोजिश पैदा कर देगा तो पेनक्रियाटाइटिस का अटैक हो सकता है। आपको एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि जो पेनक्रियाटाइटिस का अटैक और हार्ट अटैक, इसका पेन ऑलमोस्ट बराबर होता है। इतनी सीवियर पेन होती है ये। सो उस स्टेज के अंदर नहीं पहुंचना चाहिए। उससे पहले ही अगर सिम्टम जब भी डेवलप होते हैं, उसी समय अपनी स्कैनिंग करवा के और डॉक्टर की सलाह के साथ ऑपरेशन ही इसका हल है, कोई और हल नहीं है गॉल ब्लैडर में स्टोन्स का। आजकल तो ऑपरेशन बहुत सिंपल है। फॉर लास्ट मोर देन 20 ईयर्स इंडिया के अंदर लेप्रोस्कोपी सर्जरी हो रही है गॉल ब्लैडर की। छोटे छोटे सुराख होते हैं 2 या 3 एब्डोमेन के अंदर, एंड गॉल ब्लैडर इज़ आउट। सो इन 99% ऑफ द केसेस लेप्रोस्कोपी सर्जरी हर केस के अंदर सक्सेसफुल होती है ये। तो ये करवानी चाहिए, गॉल ब्लैडर को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए अगर सिम्टोमेटिक है तो। अब अगर गाल स्टोन्स का किसी को मालूम ही नहीं है, कितनी देर से पड़े हैं गाल स्टोन्स, रूटीन अल्ट्रासाउंड करवाया है, पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम नहीं है, लाइक डायबिटीज़ है, फैटी लीवर है, कुछ और नहीं है, सिंगल स्टोन है गॉल ब्लैडर के अंदर, जो कि पाइप्स के थ्रू आगे छोटी पाइप में नहीं जाएगा, तब हम वेट कर सकते हैं ऑपरेशन के लिए। उसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स। अब बट अगर मल्टीपल स्टोन्स हैं, डायबिटिक पेशेंट है, तो उसमें हमें इसका ऑपरेशन करवाना ज़रूरी होता है। गॉल ब्लैडर के अंदर एक चीज़ और है, कई बार स्टोन्स नहीं होते तब भी गॉल ब्लैडर ख़राब होता है। उसको हम बोलते हैं ए कैलकुलस कॉलिसिस्टाइटिस, मीन्स के बिना स्टोन्स के भी गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो गई है। वो किन केसेस के अंदर होती है, जैसे कि कोई आईसीयू केयर के अंदर बहुत देर से लोग हैं, काफ़ी सिक हैं, क्रिटिकली बीमार हैं, उनके अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल की स्टेसिस होती है। स्टेसिस मीन्स कि जो बाइल वहाँ स्टोर होता है, उसका पर्पस होता है कि उसको हम निकालें गॉल ब्लैडर से बाहर। अब वो अगर बाइल वहाँ पर खड़ा रहेगा बहुत देर तक, उसमें क्या होगा, या तो स्टोन्स बनेंगे, स्टोन्स नहीं बनेंगे, किसी किसी के अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो वो चीज़ भी डेंजरस चीज़ है, उसके अंदर हमें फिर एमरजेंसी सेटिंग के अंदर सर्जरी करनी पड़ती है, वही कॉलिसिस्टेक्टमी। तो डॉक्टर साहब, ये जो सर्जरी आपने बताई है इसकी गॉल ब्लैडर की, ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसमें पेशेंट को काफ़ी देर रहना पड़ता है एडमिट हॉस्पिटल में, या ये कुछ इसके तरह की कोई और भी है ऐसी सर्जरी जिससे इंसान जल्दी फारग हो जाए? नहीं सर, ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी गोल्ड स्टैंडर्ड है आजकल, ऑल ओवर वर्ल्ड ये गोल्ड स्टैंडर्ड है ये। इवन फॉर्चुनेटली जिन्होंने ये स्टार्ट की थी डॉक्टर फिलिप्स मॉरे, फ्रांस के थे, उनसे भी मैं फेस टू फेस आपकी तरह मिला हुआ हूँ ये। और ये सर्जरी के अंदर 1 to 2 days हॉस्पिटल में स्टे होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। इफ़ इट इज़ अनकॉम्प्लिकेटेड, नॉर्मली 1 day और 2 days ये हम पेशेंट को पूरा बेहोश करते हैं, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। बेहोश करके पेशेंट आफ्टर 6 hours खाता पीता है, चलता फिरता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो कैन बी डिस्चार्ज एट द मोस्ट 48 hours। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी बात करी थी जो छोटी सी पाइप जो लिंक करती है इंटेस्टाइन्स को और गॉल ब्लैडर को, ये गॉल ब्लैडर के स्टोन्स की वजह से उसमें भी कोई स्वेलिंग या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है? हाँ जी, जैसे मैंने बताया कि छोटे स्टोन्स हों, अगर मान लो लेस देन 1 सेंटीमीटर के, तो वो अगर स्टोन गॉल ब्लैडर से स्लिप होकर उस पाइप में आ जाएंगे
तो क्या होगा कि जो लिवर से पाइप इंटेस्टाइन में पेथेरस लेकर आ रही है वो पाइप ब्लॉक हो गई, वो ब्लॉक होगी तो उसमें जॉन्डिस हो गया। अब अगर जॉन्डिस बढ़ता रहेगा तो उसका इफेक्ट लिवर के ऊपर भी पड़ेगा, उसमें पेन भी होगी, उसका इफेक्ट उसके साथ ही पैनक्रियाज होता है ग्लैंड, उसकी डक्ट को भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होगी तो उसमें भी सोजिश आ सकती है। सो दैट मे बी लाइफ थ्रेटनिंग आल्सो, अगर वो पैंक्रियाटाइटिस हो तो वो स्टेज नहीं आने देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जितना भी आपने ये बताया है फ़लसफ़ा, अगर किसी को हो जाए तो एलोपैथी के अलावा कोई और भी ऐसी पैथी है जिससे इंसान ठीक हो सकता है? या क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, सबसे पहले तो वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि ये इसमें क्या उपचार, घर में घरेलू उपचार क्या हो सकता है। ये क्या वजह है कि लोग एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाने से डरते क्यों हैं? देखिए सर, ऐसे है कि आई एम नॉट अगेंस्ट एलोपैथी। एलोपैथी के अंदर एक बेसिक सी चीज़ है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जैसे मैंने आपको बताया कि लीवर ख़राब होना ही क्यों है, उसके लिए देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी मेडिसिन, सिर्फ हम अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स को चेंज करें और वो ठीक हो जाएगा। सिमिलरली गॉलब्लैडर में स्टोन्स हैं, वो बनने हैं या नहीं बनने हैं, कुछ तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ये वी नेवर नो इट कि क्यों बने हैं स्टोन्स ये। अब गॉलब्लैडर में स्टोन्स लोग क्या करते हैं आमतौर पर कि गॉलब्लैडर स्टोन्स और किडनी स्टोन्स को कंफ्यूज करते हैं आपस में। जो किडनी स्टोन्स हैं वो अपने आप निकल जाते हैं प्रोवाइडेड उनका साइज़ छोटा हो, और वो बनते रहते हैं किडनीज में और वो निकलते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे घर में सीवरेज सिस्टम बड़ा होता है, वो छोटी छोटी पाइप्स हैं, वो आकर बड़ी पाइप्स को कनेक्ट होती हैं, उसके आगे आकर वो मेन ड्रेन में चली जाती हैं। दिस इज़ सेम लाइक किडनी सिस्टम। किडनीज के अंदर भी बहुत छोटे छोटे होते हैं नेफ्रॉन्स, उसके बाद ट्यूब्यूल्स, उसके बाद यूरेटर्स, फिर ब्लैडर, जहाँ से वो बाहर निकलती हैं। इस सारे सिस्टम के अंदर अगर कहीं भी छोटी सी ब्लॉकेज हो जाए तो वो पेन करेगी। अब किडनी में क्या है कि वहाँ छोटे छोटे स्टोन्स बनते रहते हैं और वो निकलते रहते हैं बाहर। लाइक अगर मान लो लिक्विड्स किसी ने कम किए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हाइड्रेशन नहीं है, तो स्टोन बन गए हैं, वो स्टोन पास हो जाते हैं। वो तो नॉर्मली वैसे भी पास हो जाते हैं, सिर्फ ये है कि पेन किलर दो, दैट्स इट। लेकिन जो गॉलब्लैडर है उसमें स्टोन्स अपने आप पास नहीं होते। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि जो किडनी की ड्रेनेज है दिस इज़ विद ग्रेविटी, और जो गॉलब्लैडर की पोजीशन हमारी बॉडी के अंदर जो बनता रहना एनाटॉमी है, दिस इज़ एंटी ग्रेविटी। तो अगर कोई चीज़ एंटी ग्रेविटी होगी तो वो कैसे अपने आप ड्रेन होगी? वो ड्रेन हो ही नहीं सकती। हाँ, बहुत छोटी छोटी गार जिसको हम बोलते हैं स्लज, अगर गॉलब्लैडर में हो वो शायद अपने आप ड्रेन हो जाए, या बहुत छोटे स्टोन्स 1 to 2 मिलीमीटर के वो शायद ड्रेन हो जाए अपने आप। लेकिन अदरवाइज़ गॉलब्लैडर के स्टोन्स किसी मेडिसिन से और किसी भी ड्रिंक ज़्यादा करने से, पानी ज़्यादा पीने से नहीं निकलेंगे। किडनी स्टोन के साथ मेरी लोगों को अपील है ये कि प्लीज़ इस चीज़ को कंफ्यूज मत करें, किडनी स्टोन और गॉल स्टोन्स। ऐसे ही भ्रम में रहकर हम गॉल स्टोन्स का उपचार अपने आप कुछ देसी लोकल मेडिसिन से करते रहें, वो ठीक नहीं होंगे। किडनी स्टोन के लिए ओके, यू कैन ट्राई एज फार एज कि आपकी किडनीज नॉर्मल है, उनको कोई फंक्शंस के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है इस चीज़ का। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से लोगों की सेहत ठीक रखने के लिए लीवर के हवाले से, गॉल स्टोन के हवाले से, इंटेस्टाइन्स के हवाले से बताया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि जाते जाते आप एक इसको सम अप करें ऑर्डिनरी पर्सन के लिए कि उसको A to Z क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपके और लोगों के बीच में से अब मैं हट रहा हूँ। थैंक यू सर। देखिए, ऐसे है, लोगों को मेरी अपील है कि एक तो भ्रमित मत हों। जो ये टोटके हैं ना, किसी ने भी दे दिए, वो दवाइयाँ मत खाइएगा प्लीज़, बिना किसी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के। मैं किसी भी पैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक, लेकिन एक क्वालिफाइड डॉक्टर से आप उसकी सलाह ज़रूर लेकर फिर मेडिसिन खाइए। मैं लोगों को 2 उदाहरण देता हूँ इस चीज़ के लिए। जो पेट में आंतड़ियाँ फट जाती हैं, खास करके मैदा जिसको बोलते हैं, स्टोमक के फटने के चांसेस बहुत कम होते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि लोग बहुत सारे एंटासिड ये रूटीन में खाते रहते हैं, जैसे कि DSR खा लिया, कुछ और खा लिया, तो वो फटने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन लोग किसी के भ्रम में आकर, मान लो किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो वो उसके लिए कुछ पुड़ियाँ खा ली, हमारे पास केस आते हैं हर रोज ऐसे, उससे अंदर आंतड़ियाँ फट जाती हैं, उनमें से कुछ लोग बचते हैं, कुछ बचते भी नहीं हैं। सो ऐसी ड्रग्स की ओवरडोज, ऐसी चीज़ें जिनसे कि तेजाब ज़्यादा बने और वो पेट को नुकसान हो, वो भ्रमित मत होइए, नंबर 1।
नंबर 2, जो पित्ते में पथरी है उसका इलाज, अगर पथरी बड़ी है और दर्द कर रही है तो ऑपरेशन ही इलाज है, किसी दवाई से वो ठीक नहीं होती हैं। नंबर 3, अपने खाने पीने का ध्यान रखो, अपना लाइफस्टाइल का ध्यान रखो। ज़ुबान का टेस्ट एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारी अपनी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ुबान का टेस्ट एक बार मिलेगा, हमारी सेहत एक बार, हमारा लीवर ख़राब हो गया, वो हमें ठीक करने के लिए बहुत कुछ लगेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा ये। सो मेरी हाथ जोड़कर आपको ये रिक्वेस्ट है कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, खाने पीने का हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, लिक्विड्स खूब पियो, शराब पीने से परहेज़ रखो, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, इट इज़ माय प्लेजर। थैंक यू।